नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आईआरसीटीसी रेलवे का एक ऐसा कंपनी जिसको लेकर इतनी हाइप कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने मार्केट में एंट्री कोविड के बाद करी है स्पेशली, तो आपने इसकी हाइप को एक्सपीरियंस किया होगा। और उसके बाद में लगभग 4.5-5 साल हो गए, देयर इज नो मूवमेंट इन आईआरसीटीसी विच रिवॉर्ड्स एक्चुअल इन्वेस्टर्स। कोई भी ऐसा मूवमेंट हुआ ही नहीं है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिर आईआरसीटीसी के फंडामेंटल हम कैसे सीख सकते हैं, टेक्निकल में क्या सीख सकते हैं, और ओवरऑल एक एनालिसिस हमें क्या सिखाती है। हम कुछ सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इसको सिर्फ आप लर्निंग पर्पज से ही आगे कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो चांस ऑफ गारंटी। आइए यहां पे चलते हैं आईआरसीटीसी पे। सबसे पहले यहां पर आईआरसीटीसी का जो डाटा आपको दिख रहा है, करंट प्राइस जो चल रहा है वो वही प्राइस है जो कि सितंबर 2021 में था। तो 4-4.25 साल में कोई भी इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड नहीं मिला है, अगर इन्वेस्टर्स देखें तो। क्योंकि इन्वेस्टर का मतलब यह है जो लेकर बैठ गया, जिसने बेचा नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम पीछे की करेक्शंस कुछ देखना चाहें, सो यहां पे 61% तक आईआरसीटीसी करेक्ट हुआ था इन द कोविड वेव। जो कोविड की वेव थी उससे पहले भी एक ऐसा ही हाइप क्रिएट हुआ, फिर 61% तक करेक्ट हुआ, फिर काफी टाइम तक साइडवेज, एंड देन वहां पर एक तेजी बनी, फिर 25% करेक्शन, और फिर एक बड़ा करेक्शन जो है वो फिर से 57-58% के आसपास हुआ है। अभी जो हम करेक्शन देख रहे हैं वो भी काफी अच्छा करेक्शन है, लेकिन ये रीसेंट स्विंग हाई से देख रहे हैं। एक्चुअल ऑल टाइम हाई से तो अभी भी वो लगभग 50% के आसपास डाउन है। अगर हम रीसेंट स्विंग हाई से देखें तो 42% के आसपास डाउन हो चुका है। राइट नाउ इट इज स्टैंडिंग नियर अ बिग सपोर्ट एरिया। सबसे पहले ये समझो, हम ये बात करेंगे कि आप एक बिगिनर हो, और उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं जिससे कुछ सीख पाओ। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये पैसे कैसे कमाती है। तो यहां आइए, आईआरसीटीसी के बिजनेस को समझिए, पैसे कमाती कैसे है। सो दिस इज द डाटा, यहां पे समझने की कोशिश करिए। ये आईआरसीटीसी का डाटा, रिवेन्यू कैसे कमाती है, यहां पे इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। सो केटरिंग बिजनेस जो है वहां से 45% की रिवेन्यू कंपनी कमा रही है। इंटरनेट टिकटिंग से 33% की रिवेन्यू है। जो भी आप टिकट बुक करते हैं, आईआरसीटीसी को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। और केटरिंग सर्विसेज से भी देखो कितनी अच्छी रिवेन्यू है, 45% की रिवेन्यू है। टूरिज्म से 13% की रिवेन्यू, रेल नीड से लगभग 8-10% की रिवेन्यू कंपनी लेकर आती है। तो हमें रिवेन्यू सोर्सेस पता चल गए कि जो रिवेन्यू सोर्सेज है वो ये हैं। यानी ये टूरिज्म बढ़ेगा जितना इंडिया में, उतना इसको फायदा, क्योंकि ये इसकी अलग अलग तीर्थ यात्रा बोल के ट्रेन चलती है, इसको उतना फायदा। इंटरनेट से जितनी टिकट बुक होगी उसको फायदा। केटरिंग अगर आईआरसीटीसी की अच्छी रहती है तो उसको फायदा। अब ये सोचो कि क्या इसके बिजनेस पे कोई ऐसा रिसेंट में संकट नजर आता है? आंसर इज नो। इसका बिजनेस आगे भी ग्रो करता रहेगा। इस सेक्टर में, इस कंपनी में ओवरऑल ग्रोथ नजर आती है, ये हमें पता है, क्योंकि रेलवे बंद नहीं होने वाला है। साथ में जो रेलवे का स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट भी रेलवे में डेवलपमेंट कर रही है, तो वहां पर रेलवे में और ट्रैफिक आने का ही अनुमान है, कम होने का अनुमान नहीं है। यहां पे चलिए अब हम बात करेंगे एक बार कि इसका जो है वो रिवेन्यू आता है तो उसमें प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन किसका है। तो इंटरनेट टिकटिंग ही प्रॉफिटेबल है, सबसे बड़ा चीज, जो कि 33-34% टोटल रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 71% का कंट्रीब्यूशन करती है, और कैटरिंग सिर्फ 14% ही कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा जितनी ज्यादा टिकट्स बुक होगी। सीधी बात यह है, उससे इसकी मेजर रिवेन्यू जो है वो आ रही है। अब यहां देखते हैं इसके फंडामेंटल में कोई चेंज हुआ है क्या। सो कम हियर, यहां समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आईआरसीटीसी के डाटा को यहां देखते हैं। यहां समझेंगे तो देखो, मार्केट कैप वाइज अगर देखा जाए, सो 55,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर थी किसी टाइम पे। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, थम्स अप फॉर दैट। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, थम्स अप फॉर दैट। पी रेशियो जो 39.96 हो रखा है। एक्चुअल में यही पी रेशियो कभी 70-80 तक चला गया था, और भी ऊपर चला गया था। तो अभी की डेट में ऐसा लगता है कि पी एडजस्टमेंट हो रहा है, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज जस्ट टू गुड। खराब नहीं कह सकते आप, ये बहुत अच्छी मानी जाएगी। यहां पे आइए, पीबी रेशियो 12 के आसपास है, 13 के आसपास, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये मोनोपोली बिजनेस है तो एंजॉय करेगा ही करेगा। यहां पर बिजनेस पे जब तक कोई दिक्कत नहीं है, पीबी रेशियो जस्टिफाइड रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी रेशियो यहां पर 40 के आसपास है, जो कि अपने हाई से आधे से भी कम हो गया, लगभग 80 के आसपास इसका पी रेशियो गया था, उससे काफी करेक्ट हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि इसके वैल्यूएशंस देख के, बिजनेस को देख के, कि बिजनेस पे इतना संकट नहीं है जितना कि इसकी वैल्यूएशन रीसेट हुई है। क्या हुआ है, हम इसे बोलेंगे वैल्यूएशन रीसेट जो है वो हो रहा है। इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि हुआ क्या था, यहां पर
गवर्नमेंट ने भी एक बार इसके बिजनेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी 2021 में, 21 या 22 में, अगर आपको याद है तो आप बताना वो क्या न्यूज़ थी, कमेंट में बताना। गवर्नमेंट ने कहा था हम रिवेन्यू लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये कहा था। उसके बाद में ये पूरा बट्टा बैठ गया इसका, ये चल नहीं पाया। और उसके बाद अभी ये पोजीशन जो है वो देख के ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन रीसेट हो रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। यहाँ आइए इसको देखेंगे एक बार फाइनेंशियल्स के ऊपर। लेट्स हैव अ लुक हियर। सो दिस इज द फाइनेंशियल डाटा। लास्ट ईयर सितंबर की रिवेन्यू से इस साल की रिवेन्यू कैसी है? सो द रिवेन्यू इज गुड, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट द मार्जिन्स? मार्जिन्स आर आल्सो गुड। सो व्हाट अबाउट नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट इज आल्सो गुड। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? यहाँ पे नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो अच्छे नेट प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट है, बढ़िया चीज है। तो क्या मार्केट क्या चाह रहा है? क्या ग्रोथ मिसिंग है इसकी वजह से? आइए वो भी चेक करते हैं एक बार। ग्रोथ मिसिंग होगी तो अभी 3-4 क्वार्टर से लग रहा है ना कि फ्लैट आ रहा है रिजल्ट, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। जून को देखें तो 331 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर जून में 308 करोड़ का था, तो ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। मार्च को देखें तो 358 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर मार्च 284 करोड़ का था, ये भी तो ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। आइए एनुअल डाटा पे चलते हैं, यहाँ समझते हैं प्रॉब्लम है कहाँ। मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ मिलनी चाहिए, है ना? तो यहाँ देखते हैं तो नहीं भाई, प्रॉफिट तो आपके यहाँ हर साल बढ़ रहे हैं। सो फिर प्रॉब्लम है कहाँ आखिर में? प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह थी, प्रॉब्लम थी हाइप की, अननेसेसरी वैल्यूएशंस की। वो सारे वैल्यूएशंस जो इसको आज की डेट में मिलने चाहिए वो 4 साल पहले मार्केट ने दिए, तो मार्केट करेक्शन मोड में चला गया है इसको लेकर। यहाँ पर मुझे फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ सकती। किस तरह मैं कह दूं कि फंडामेंटली प्रॉब्लम है? हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपके प्रॉफिट पहले 10%, 15% या 20% की रेट से बढ़ रहे थे नेट प्रॉफिट, वो 5% पे आ गए हैं। ये चीज हो सकती है कि आपका जो 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी अब वो 50 की स्पीड से चल रही है, तो मार्केट कह रहा है कि नहीं यार दिक्कत है। लेकिन वो तो मार्केट को भी अब पता चल रही होगी। 4 साल पहले से अगर आप वैल्यूएशंस देखना चाहें तो 4 साल पहले की चीजें सोचिए। 2022 का ये डाटा 22 में अगर बात करते हैं, यहाँ पे चलिए मैं एक बार इसको क्वार्टरली लगाता हूँ वापस। 2022-23 का अगर डाटा देखेंगे, 23 का डाटा देख लीजिए, मार्च तक का 279 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मार्च 24 में 284 करोड़ और मार्च 25 में 358 करोड़। प्रॉब्लम कहाँ है ये समझना होगा ना। अब आइए यहाँ पे एक बार इसको चार्ट फॉर्मेट में, ग्राफ फॉर्मेट में समझते हैं। सी दिस वन, नेट प्रॉफिट हमने लगाया। अब ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर रिवेन्यू को अगर देखा जाए तो मार्च 2025 में बेस्ट एवर रिवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करी है। और हर साल मार्च में करती है क्या? हाँ, हर साल लगभग मार्च के अंदर ये जो है बेस्ट एवर रिवेन्यू ला रही है। आइए एक बार खाली नेट प्रॉफिट को देखते हैं। सो नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने मार्च में ही अभी नेट प्रॉफिट अच्छा पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये कैश रिच बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक ही जगह थी, वो हाइप था जो बना था। अब वो हाइप जो है वो एडजस्ट हो रहा है और लोग थोड़ा सा नफरत कर रहे हैं। आसपास देखो, लोग थोड़ा सा इन कंपनी से नफरत करने लगे हैं। वैल्यूएशन वाइज हमने देख लिया कि प्रॉब्लम नहीं है। क्या शेयर होल्डिंग वाइज कोई प्रॉब्लम है क्या? आओ चेक करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं यार प्रमोटर्स ने, एफआईज ने, डीआईज ने माल चिपका दी और आप और मैं बैठे हैं? आओ वो भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स कंसिस्टेंट है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। एफआईआईज यहाँ पे कंसिस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। डीआईआईज कंसिस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। पब्लिक को अगर देखा जाए ना तो पब्लिक यहाँ पे 15% के आसपास है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर लगभग 20 लाख के आसपास, 19,25,000, ये इतने शेयर होल्डर हैं। पब्लिक का इंटरेस्ट खूब है, अच्छा खासा इंटरेस्ट है। दिक्कत हुई कहाँ है? दिक्कत के 2 रीजन थे। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बोला था कि आपकी रिवेन्यू हम शेयर करेंगे, ओके, आईआरसीटीसी को बोला था। ये 2021 या 22 की बात है और उसके बाद में जो है मार्केट इसको वैल्यूएशन नहीं दे पाया। दूसरी चीज थी हाई वैल्यूएशन ऑलरेडी मिल जाना। हाई वैल्यू कब मिली थी? ये 2021-22 में मिल चुकी है, बहुत हाई वैल्यूएशन। मार्केट अब उसको करेक्ट कर रहा है, सो देयर इज अ वैल्यूएशन रीसेट। इसको बोलेंगे वैल्यूएशन रीसेट होना। क्या मैं ये कह दूं कि आईआरसीटीसी के फंडामेंटल में दिक्कत है? आंसर इज नो। फंडा मेरे लिए तो बेस्ट है, बिल्कुल भी खराब नहीं। मैं तो इतना सा भी खराब नहीं बोल सकता किसी कीमत पे। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस कैसा है? बिजनेस मोनोपोली का है, तो क्या इस पे कोई दिक्कत आ सकती है? हाँ, एक दिक्कत आ सकती है। पूछो क्या दिक्कत? ये आ सकती है जैसे आईएक्स के साथ हुआ है कि हम लोग जो है कंपटीटर को अलाउ कर दें। अगर वैसा कभी गवर्नमेंट ने कर दिया तो सीताराम, फिर कोई इलाज नहीं है, फिर आईआरसीटीसी को बचा नहीं पाएगा कोई। अब वो होगा नहीं होगा, वो भविष्य की बात है, हमें नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क यही होता है गवर्नमेंट वाली कंपनीज के साथ में कि कभी भी कोई भी मिनिस्ट्री कुछ भी अगर उनको बोल देती है ऊपर से कि आपको ऐसा करना है, तो वो कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। और ये सबसे बड़ा रिस्क है, जैसे आईएक्स के साथ हुआ है। मोनोपोली बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क होता ही है ये। अब आइए आगे चलते हैं टेक्निकल्स पे, इसको समझिए। तो ये देखिए, लास्ट टाइम जो आईआरसीटीसी में रैली बनी थी वो कैसे बनी थी, इसको समझो। लास्ट टाइम यहां से बनी थी, एक बॉटम बना जहां पे 4-5 हफ्ते वो कंसोलिडेट किया और दूसरा बॉटम बना
फिर से वो 3-4 हफ्ते कंसोलिडेट किया, फिर वहां से एक रैली की शुरुआत हुई थी। अब की बार अगर हम आईआरसीटीसी को देखें, नीचे आया है, कुछ हफ्ते यहां बिता चुका है, अगेन कुछ हफ्ते यहां पे बिता रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि सिचुएशन ये भी तो हो सकती है भाई, सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, हमें उसका आइडिया नहीं है, लेकिन इतना आइडिया है कि आप उस जोन पे आ चुके हो जो जोन आपने पीछे बनाया था। प्लस आप अभी अगर इस चार्ट को देखेंगे तो एक चीज पता चलेगी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बॉटम पैटर्न। तो इससे तो मैं मना नहीं कर सकता, डबल बॉटम तो बना हुआ है, उससे तो हम मना कर नहीं सकते। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि आप जो है एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत करो वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे और डेली चार्ट पे आप आ जाओ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर। अब इसको समझना कैसे? तो अगर हम इसको देखें यहां पर, ये देखो समझो, यहां से यहां नीचे आया, इसने ये एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था जो पीछे यहां पर बना हुआ था सपोर्ट, नोट कर रहे हो? ये लगभग इस टाइप का प्राइस है, ओके। इस पे इसने पहले सपोर्ट जोन बना रखा था, अब बना लिया रेजिस्टेंस जोन। यहां पर हम एक राउंड ऑफ मोटा मोटी पकड़ते हैं, ये प्राइस है, ठीक है, राउंड ऑफ मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। तो अभी आप यहां खड़े हो तो यहां से तो बुल्स जो आ रहे हैं वो तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर बुल्स ने इसको यहां से ऐसे खींच दिया तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि पैटर्न बना है और एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। पूछो क्यों? उसमें रीजन है। रीजन ये कि बेयर्स ने देखो 1 2 3 4 3-4 बार जो अटैक करे थे इसी प्राइस से करे हैं। तो अगर बुल्स उस अटैक को नलीफाई कर देते हैं तो मेरे लिए ये एक अलर्ट पॉइंट की तरह से काम करेगा। तो यहां पर मैं अलर्ट हो सकता हूं। क्या अभी अलर्ट हो सकता हूं? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। कोई कीमत पे अलर्ट नहीं हो सकता। हाँ, अब कई लोग रिस्क टेकर होते हैं, उनकी बात अलग है, वो तो बताऊं ऑलरेडी अलर्ट हो चुके हैं या हो जाएंगे इस वीक के हाई के बाद में, और नीचे का सपोर्ट उनका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग में काम आ सकता है। तो इस तरह से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग को देखते हैं, लेकिन हमें अभी अलर्ट नहीं होना। हमारे लिए वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात अब डेली चार्ट पे और मंथली पे करते हैं। आइए इस पे मंथली पे चलते हैं। दिस इज द मंथली डाटा। अब देखो आप अभी तक प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर नहीं आ पाए हो, प्लस यहां पर 3 महीने, लगभग 3 महीने आप कह सकते हो, इसके नीचे थे और ये एक जोन बना हुआ था। इस जोन में 3 महीने आपने नीचे बिताए हैं, 3 महीने बेयर्स ने आपको ऊपर नहीं जाने दिया। तो मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर आएगा तो मेरे हिसाब से बुल्स जो है वो रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू करेंगे। अब कोई बोलता है उसके पहले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसे तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, यहां भी कर रहे होंगे इसको सपोर्ट बना के, बट वो मेथड उतना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी कुछ और भी बताने वाला हूं, आप देखिएगा। मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए एनालिसिस करता हूं जिनको मतलब टेक्निकल का नॉलेज कम हो और सेफ वो चीज़ों को देखना चाहें, सीखना चाहें और समझना चाहें, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूं। तो आपको समझ आ गया कि हमें इसको क्यों देखना है इसके बाद में। अब आओ, मंथली ट्रेंड क्या है? मंथली ट्रेंड है भाई अभी तक डाउन ट्रेंड। वीकली ट्रेंड क्या था? वापस चलो भाई, ट्रेंड तो अभी तक डाउन ट्रेंड है। क्या मैं कह सकता हूं कि अप ट्रेंड है? आंसर इज नो। अब चलो जरा डेली ट्रेंड और यहां पे लगाते हैं हम इसको। ये हमने लगाया लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन और साथ में लगाया मैंने नीचे वॉल्यूम्स। अब आप देखो, अभी 2-4 दिन पहले ही इस सपोर्ट जोन से ये वॉल्यूम आने शुरू हुए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये वॉल्यूम आना शुरू हुआ है दिसंबर 26 को, ये आना शुरू हुआ है। सो क्यों हो रहा है प्रभु जाने, मुझे तो पता नहीं है ना, अपने को तो एनालिसिस आती नहीं है, सिंपल सी बात है। यहां समझो, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आप यहां पे आए थे। ये क्या था भाई? लगभग जुलाई या अगस्त 2024। और अभी क्या आ गया? अभी आ गया है जनवरी यहाँ पे 26। बढ़िया बात है। कितना टाइम? लगभग 1.5 साल। इस 1.5 साल के पीरियड में आपने कोशिश करी इसके ऊपर आने की? हाँ करी, यहाँ पे करी। सस्टेन कर पाए? नहीं कर पाए। तो कोशिश तो अभी भी कर लो। क्या लग रहा है? सस्टेन करेंगे तब देखेंगे, समझ गए? तो वो सस्टेन मेरे को इसके ऊपर कंफर्म होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये अभी इसके नीचे चल रहा है। समझ आया? तो इसलिए मेरे को यहाँ पर देखो, ये पीछे सपोर्ट था, ओके, और अभी यही लेवल रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर मुझे चेक करना है डाटा को और समझना है, एनालिसिस करनी है। बोलो क्लियर हुआ? समझ आया? बिल्कुल आया ना? ऐसे ही आएगा आगे। अब समझो इसको, हम मूविंग एवरेज को और इसको हाइड करते हैं यहाँ पर। अब सिंपल प्राइस एक्शन में देखो, मैं दिखाता हूँ। इस लाइन को एक और लाइन बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर ये देखो, मैं ये वाला लाइन पकड़ता हूँ। देखो वैसे ये लाइन है इंपॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर क्यों पकड़ रहा हूँ? थोड़ा सा इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों प्राइस एक्शन कर चुका है। तो अपने क्या फर्क पड़ रहा है, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस लाइन के ऊपर हमें रिव्यू करना है, तब तक रिव्यू नहीं करना है। अब इन्वेस्टर्स थिंकिंग पे बात करते हैं। आइए यहाँ पर वीकली चार्ट, और अब इन्वेस्टर्स थिंकिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ। इन्वेस्टर्स थिंकिंग, ओके, हम बात करते हैं थिंकिंग, ओके। इन्वेस्टर्स की थिंकिंग क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी वाले हैं? फर्स्ट कैटेगरी है फंडामेंटल इन्वेस्टर्स की। वो क्या करते हैं?
वो जनरली ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी अच्छे ग्रुप की कंपनी प्लस वो मोनोपोली है, मोनोपोली या अच्छा ग्रुप की कंपनी वो होती है, तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि वो कंपनी जो है 40 to 60% अपने ATS से करेक्ट है क्या। अगर करेक्ट होती है तो वो लोग जो है वो उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेशन के लिए देखना शुरू करते हैं। मैं उनका बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है, ठीक है। तो वो लोग शुरू करते हैं। अब वो कैसे करते हैं कि चलो 45-50% के आसपास रहो ना, चलो थोड़ा सा देखते हैं। अगर 60 हो गया है, 65 हो गया, तो वो मेंटली स्ट्रांग है। इनके पास सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो होती है एक तो एक्यूमुलेशन पावर, इसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन पावर, मतलब नीचे के लेवल्स पे और एक्यूमुलेट कर पाते हैं, ये फंडामेंटल टाइप के जो लोग होते हैं। दूसरी जो चीज़ इनके पास होती है वो होती है टाइम। ये कम से कम 2 से 3 साल के लिए देखने की कोशिश करते हैं, ये छोटा मोटा पीरियड का देखते ही नहीं है। ओके, तो इनके पास प्रॉपर वो कहते हैं ना ताकत है एक, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे जो होते हैं टेक्निकल। ओके, और ये टेक्निकल वाले सबसे पहला काम पता है क्या करते हैं, टेक्निकल तो देखते देखते हैं, साथ में ये चेक करते हैं कि फंडा स्ट्रांग है कि नहीं है। जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ फंडा स्ट्रांग है, तो दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। उसमें देखते हैं सेटअप है कि नहीं है। तो उन्होंने देखा कि हाँ सेटअप है। सेटअप कौन से प्राइस पे है, लेट से हम एक एग्जांपल के लिए ये प्राइस कुछ भी लिख ले देते हैं, उस प्राइस के ऊपर सेटअप है, तो वो इसके ऊपर आने पे क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। ओके, समझ आया, इसके ऊपर रिव्यू करते हैं। तो क्या ये अभी देख रहे होंगे, आंसर इज नो। ये कह रहे हैं कि तुम आओ सेटअप के पास आओ, रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पास आएगा तो रिव्यू करेंगे, इनका ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चले जाएंगे। ओके, थर्ड पर्सन कौन से हैं, थर्ड वो है जो इन्वेस्ट ना करके मोमेंटम या फिर आप कह लो कि स्विंग प्ले करने वाले प्लेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो प्रॉपर एकदम वेट करते हैं मोमेंटम का। किसका वेट करते हैं, मोमेंटम, वेट फॉर मोमेंटम। मोमेंटम होता है उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो अब कुछ देखते हैं, तब तक वो देख नहीं पाते हैं। समझ आया, तो मैंने तीनों चीजें आपके सामने क्लियर करी। आप कौन सी कैटेगरी वाले हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं इस कैटेगरी वाला हूं और ये भी हूं, और कुछ कुछ केस में ये भी हूं, लेकिन अभी फिलहाल IRCTC के केस में आई एम दिस वन। ओके, मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं तो देखिए जल्दी ही रिकॉर्डिंग्स चल रही है वेव एनालिसिस की, उसको आपको जल्दी मिल जाएगी। कोशिश रहती है जनवरी 15 के बाद में कभी भी उसको आपके साथ हम पब्लिक कर दें और आप उसको डायरेक्टली देख पाएं। अभी तो वेव एनालिसिस 1-to-1 चलता है, तो हम पब्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने अपसर्च के साथ 2 रिकॉर्डिंग करी, ये देख लो, यहाँ आपको दिखेगा। ये मैंने 2 रिकॉर्डिंग्स जरूर उनके साथ कर रखी है। एक EMA बेस्ड है और एक जो है वो स्विंग एंड मोमेंटम बेस्ड है। अगर आप ये देखना चाहो तो यू मे चूज टू गो फॉर इट। और IRCTC में कौन सा वाला लग सकता है, ये वाला लग सकता है, इसके चांस ज़्यादा है। अगर देखना है IRCTC के लिए तो ये देख सकते हो। और बाकी ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी प्राइस एक्शन नहीं आता ना, उनके लिए एक डिज़ाइन किया है, मस्त चीज़ है, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं चीज़ों को। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी पूछना हो तो उसके रिगार्डिंग आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, और या हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।